पांचों घुड़सवार अंग्रेज मारे जा चुके थे और ओमकार, फ्रांसिस और अनीता हैरानी से ये सब होते देख रहे थे। तभी वो आदिवासी उन तीनों की तरफ पलटे और इससे पहले कि वो तीनों कुछ समझ पाते, एक आदिवासी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और उसने फ्रांसिस को कस के पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अगले ही पल फ्रांसिस चुप हो गया क्योंकि एक कटार उसकी गर्दन पर थी। वो आदिवासी चिल्लाते हुए बस इतना ही बोला, अंग्रेज गोरा हमार दुश्मन। नहीं, पादरी को छोड़ दो। वो अंग्रेज नहीं है, वो तो हमारे साथ है। ओमकार हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था मगर उन आदिवासियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम बस मुसाफिर हैं, हम तो यहाँ से निकल रहे थे, हमें जाने दो, जाने दो। ओमकार के रोने गिड़गिड़ाने से वो आदिवासी थोड़ा हिचक रहे थे। ये देखकर अनीता भी हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगी। नहीं, ये हमारा साथी है, इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे साथी है। हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं भाई, ये हमारा साथी है। अंग्रेज हमेशा दुश्मन होते हैं। कृपया समझने की कोशिश करिए, ये वाला हमारा दुश्मन नहीं है। ओमकार और अनीता के इस तरह एक अंग्रेज के लिए गिड़गिड़ाने से वो आदिवासी कंफ्यूज हो रहे थे। अरे 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 का बोलत हो दोनों? ये गोरा लोग सब दुश्मन हवा। अरे नहीं भाई, ये दुश्मन नहीं है, नहीं है ये दुश्मन। बात मानो भाई मेरे। नहीं, हम इसका ना छोड़ा। वो दोनों सच बोल रहे हैं, छोड़ दो मुझे। अरे चुप चुप, बिल्कुल चुप। फिर से बोल बा तब गर्दन काट दे। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। कोई भी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और फ्रांसिस की जान इस सब के बीच में अटकी हुई थी। नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। अरे मैं तो हिंदुस्तानी हूं, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नहीं। हरिया नाम का वो आदिवासी किसी भी क्षण फ्रांसिस की जान लेने वाला था कि तभी एक जोरदार आवाज गूंज उठी। रुक जाओ। वो उन आदिवासियों के सरदार की आवाज थी। उसके आदेश देते ही हरिया ने अपनी कटार फ्रांसिस के गले से हटा ली। तुम्हार तीनों जावे की बात कर रहा था ना, जावे दे। लेकिन तभी जब तुम्हार हमार कुछ सवाल का जवाब दे और अगर हमका लगल कि तुम्हार जवाब झूठ बा तो जैसन ही गोरे को मारे वैसे तुम्हार दोनों को भी ना छोड़े चाहिए। तो बताओ, तुम्हार तीनों जौनपुर में का काम से आए और ये गोरे घुड़सवार तुम्हार पीछा क्यों करत रहे? मैं बताती हूँ। हम लोग इतिहासकार हैं। वो क्या हुआ थे? वही जो इतिहास की पढ़ाई करते हैं। ओफो, अब कैसे समझाऊं? ये क्या बकवास है? सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? आदिवासियों के लीडर ने गुस्से में अपनी तलवार की नोक अनीता की तरफ कर दी। ये देखते ही ओमकार बात संभालते हुए बोला, हम यहाँ ऐसे बात नहीं कर सकते, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है, मतलब अकेले में। तो ऐसा बात है, चला फिर ले चलो इन सबको अड्डे पे। अब सब सवाल जवाब वहीं होगा, अकेले में। अपने लीडर की बात सुनते ही कुछ आदिवासी आगे आए और इससे पहले कि ओमकार, अनीता और फ्रांसिस कुछ समझ पाते, उन्होंने उन तीनों को कस के पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हैं? देखते ही देखते तीनों के हाथ, पैर और मुंह कस के बांध दिए गए थे। उन्हें बांधने के बाद आदिवासियों ने उन्हें उठा लिया और जंगल के अंदर गायब हो गए। उधर जनरल रूट अपने कैंप में गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। उन पांचों घुड़सवार में से एक का घोड़ा कैंप पर खाली पहुंच गया था, जिसके बाद तुरंत सर्च टीम भेजी गई थी। वो टीम पांचों सोल्जर्स की डेड बॉडी लेकर वापस आ चुकी थी और रूट खड़ा हुआ उन पांचों बॉडीज को देख रहा था। Where is Corporal Anderson? रूट अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब उसके सवाल के जवाब में कोई आवाज नहीं आई तो वो जोर से चिल्ला पड़ा। Where the hell is Corporal Anderson? रूट इतनी जोर से चिल्लाया था कि आसपास खड़े सभी सोल्जर्स 2 कदम पीछे चले गए। तभी 2 जोड़ी कदम वहां दौड़ते हुए आए। सर, आपने मुझे कॉल किया? एंडरसन। वेलकम कॉर्पोरल। ये देखो इन बॉडीज का। जानते हो ना ये क्या है? ओह, आई एम सॉरी। तुम्हें कैसे पता होगा कि ये क्या है? You were sleeping, right?
चलो, let me tell you. तुम्हारे 5 कैवलरी सोल्जर्स का मर्डर हो गया है और ये उनकी बॉडीज हैं. कैन यू सी दिस एंडरसन? दिख रहा है तुमको? हाँ, बोलो. रूट की आवाज बिल्कुल सर्द थी, लेकिन एंडरसन जानता था कि वो गुस्से से भड़क रहा है. उसकी आवाज कांप रही थी. I am sorry, sir. Sorry? तुम्हारी सॉरी से क्या ये सोल्जर्स वापस आ जाएंगे? हाँ? बोलो एंडरसन, कैन यू ब्रिंग देम बैक? सर, वो हम क्या हुआ एंडरसन? हाँ? है कोई रिप्लाई तुम्हारे पास? वो सर, मैं सोचा. बेकार की बातें मत करो एंडरसन. My orders were clear, Corporal Anderson. सर, मैंने 2 दिन से रेस्ट नहीं किया था. I was not feeling well. कॉर्पोरल एंडरसन अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनरल रूट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था. तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया एंडरसन. इनसबऑर्डिनेशन. दिस इज इनसबऑर्डिनेशन और उसको कभी भी माफ नहीं की जा सकता. अंडरस्टूड? कम हियर कॉर्पोरल, लेट मी मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू. एंडरसन जानता था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था. वो अपने घुटने पर गिरकर माफी मांगने लगा. प्लीज फॉरगिव मी सर. ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगी. मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अपने मिस्टेक पर गिल्ट फील हो रहा है. दिस इज एन इम्प्रूवमेंट. इट इज गुड कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स का एहसास है. Get up, Anderson. I forgive you. Come here, my trustworthy corporal. जनरल रूट के मुंह से फॉरगिवनेस की बात सुनकर एंडरसन एकदम से रिलैक्स फील करने लगा. वो उठा और जनरल रूट के पास पहुंचा. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर फॉरगिविंग मी. एंडरसन के आगे के शब्द एक चीख में बदल गए. जनरल रूट ने अपना खंजर उसके पेट में उतार दिया था. एंडरसन मर चुका था, लेकिन जनरल रूट के ऊपर तो मानो पागलपन सवार था. वो उसके मुर्दा जिस्म पर वार कर रहा था. उसका ये वैश्य रूप देखकर सब सन्न थे, और रूट तब जाकर रुका जब उसका पूरा जिस्म खून के रंग से लाल हो चुका था. Consider this a warning. इस यूनिट में जो मैं कहूंगा वही होगा. किसी और ने अगर अपना दिमाग चलाने की कोशिश की, then his fate will be worse than Anderson. Is that clear? I ask. Is that clear? Sir. Yes, sir. आज अगर ओमकार रूट के इस रूप को देख लेता तो यही कहता कि उसने उसका जल्लाद नाम सही रखा था. लेकिन वो ये नजारा देखने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था. वो तो इस समय एक गुफा के अंदर था, जहां इस वक्त 2 आदिवासी उसके और अनीता के मुंह पर बंधी पट्टियां खोल रहे थे. बस 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 बस, खाली मुंह खोलना है, हाथ पांव बांधे रखो. इनसे खाली सवाल जवाब करो. जो आ गया सरदार. हाँ, अब बताओ, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करत रहा? आदिवासियों के लीडर के सवाल के जवाब में ओमकार ने एक नजर वहां मौजूद दोनों आदिवासियों की ओर देखा, और उनका सरदार उनका इशारा तुरंत समझ गया. तुम दोनों जरा बाहर जाओ. पर सरदार. अरे हमको कुछ नहीं होगा, जाओ. दोनों आदिवासी तुरंत बाहर निकल गए, और उनका लीडर आराम से एक चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गया. कुछ देर के लिए उसकी पीठ ओमकार की तरफ थी, और इतने में ओमकार ने आंखों से अनीता को कुछ इशारा किया, जिसे आदिवासियों का लीडर देख नहीं पाया. अब यहाँ कोई ना है, बताओ. और अब सच बोलना, क्योंकि मैं झूठ पकड़ने में माहिर, समझे? मैं सब सच बताऊंगा. हम लोग आपकी तरह ही अंग्रेजों के दुश्मन हैं और अंग्रेजों की सेना का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक जल्लाद की सेना है जिसका नाम जनरल रूट है, और उसके कब्जे में हमारा एक साथी है. अच्छा, और वो साथी कौन है? उस आदिवासी लीडर के सवाल पूछने का अंदाज ये सब जाहिर कर रहा था कि उसे ओमकार की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और ओमकार उसके शक को महसूस कर चुका था. जिस अंग्रेज को आपने कैद कर रखा है वो उसी का बड़ा भाई है, और उसका नाम व्लाद है. ओमकार ने वो बात इतने विश्वास के साथ बोली थी कि आदिवासी नेता को यकीन नहीं हुआ. तो तुम कहत हो कि ये अंग्रेज के साथ साथ इसका बड़ा भाई भी अंग्रेजों से जंग लड़त है? आप मानो या ना मानो भाई, लेकिन सब अंग्रेज बुरे नहीं हैं. पादरी, मेरा मतलब
फ्रांसिस और व्लाद हम दोनों के साथ हैं। असल में हम लोग बगावत का संदेशा लेकर काशी के महाराज से मिलने आए थे। वहां से निकलते समय व्लाद रूट के कब्जे में आ गया। तब से हम उसका पीछा कर रहे हैं, पर अभी तक उसको छुड़वाने का मौका नहीं मिला। व्लाद का आजाद होना बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि उसके बिना हम बगावत का संदेश आगे नहीं ले जा पाएंगे। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप किसी को काशी के महाराज के पास भेज दीजिए। वो आपको बता देंगे कि हम कौन हैं। ओमकार की बात सुनकर आदिवासी लीडर कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया। फिर जब वो खड़ा हुआ तो उसकी आवाज में नरमी साफ झलक रही थी। तुम्हारी बात पर अभी भरोसा ना हो रहा है, लेकिन तुम्हारे भरोसे पर भरोसा करने में कोई नुकसान नहीं दिखाता। तुम्हारा साथी अंग्रेजों के कब्जे में है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो हमारा साथी है, और मैं अपने साथियों के साथ जरूर निभावत हूं। ये हमारा वादा है। पर भाई, आप हो कौन? हमारा नाम है बांके चमार।